नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल में आप सबका स्वागत है। हमारा ये प्रोग्राम डेडिकेटेड है राजनीति को, अर्थशास्त्र को, जिससे कि हम सभी लोग संचालित हैं। देश में किस तरह की योजनाएं बन रही हैं, किस तरह के लोक लुभावन वादे किए जा रहे हैं, किस तरह की राजनीति खेली जा रही है और जनता से कि ये वादों का क्या हालचाल है, सरकारें किस तरह से खुद को पावर में रखने के लिए प्रयासरत हैं। इसी तरह के मुद्दों को लेकर हम ये प्रोग्राम आपके समक्ष लेकर आते हैं और इस प्रोग्राम में हमारे साथ होते हैं राजनीति में लंबा चौड़ा अनुभव रखने वाले राजनीति के चाणक्य पूर्व मंत्री चंद्राजीत सिंह भी। और इस कार्यक्रम में आज जो हम विशेष तौर पर बात करने जा रहे हैं वो बातचीत शामिल है कि जिस तरह की अब गठजोड़ की राजनीति आपके सामने आएगी, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे ही नेता अपने लिए सुरक्षित स्थान के जुगाड़ में भी लग गए हैं और कई तरह के बदलाव आपको अब दिखाई देने वाले हैं। और अब भी चूंकि राज्यसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, इसमें भी आपको कई हैरत अंगेज बातें सुनने को मिलेंगी। किस तरह की राजनीति है, किस तरह की चौसर बिछ रही है, इन्हीं सब मुद्दों पर करेंगे हम बातचीत। और आगे बढ़कर हमारे जो गेस्ट हैं उनका वेलकम करते हैं। चंद्राजीत सिंह भी को कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद सुभाष भाई। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और राष्ट्रीय राजनीति का जो परिदृश्य है उसकी तरफ आपको एक बार हम हमारे व्यूअर्स के लिए लेकर चलते हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व को बतौर प्रधानमंत्री 8 साल नरेंद्र मोदी अब पूरे करने जा रहे हैं अगले 3 दिन बाद। क्या पाते हैं आप इन 8 सालों में नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो किस तरह का रहा है और देश की जनता की जो अपेक्षाएं थी और पार्टी को लेकर भी जो उनकी घोषणा पत्र के वादे थे उनको लेकर भी किस तरह की रैंकिंग आप नरेंद्र मोदी की करना चाहेंगे और किस तरह का आप उनका पर्सोना देखते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर? 8 साल में जो हुआ वो पिछले 60 साल में नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी ने तो कमाल कर दिया। 8 साल में देश कहां से कहां पहुंच गया। जो 370 की धारा की हम कल्पना करते थे हट जाएगी, इतने वर्षों तक नहीं हटी। मोदी जी ने हड्डी की टोकरी में डाल के हटा दिया उसको। विश्व शक्ति बन गया भारत। जवाहरलाल नेहरू और क्रुश्चेव और केनेडी वाली सीरीज बन गई वापस। ट्रंप को भी मानना पड़ा इनका लोहा और अब बाकी उनको भी मानना पड़ रहा है। पूरे विश्व की ताकत बन गया भारत। भारत ने निर्णायक जज बनने की अपनी हैसियत प्राप्त कर ली। दुनिया में कहीं भी कुछ भी होता हो, भारत की राय का महत्व बढ़ा दिया मोदी ने। मोदी ने कमाल कर दिया। इस देश में ऐसा प्रधानमंत्री न तो पहले आया था न कभी आएगा, न भूतो न भविष्यति। नरेंद्र मोदी ने भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी एयरफोर्स की ताकत बना दिया। भारतीय सेना में जान डाल दी। भारतीय सिपाहियों में प्राण फूंक दिए। भारतीय सेना और सैनिक और सेनापति सारे मजबूत हो गए। राष्ट्रवाद का वो प्रचंड महत्व किया। राष्ट्रवाद की ऐसी चर्चा की, राष्ट्रवाद का इतना प्रचार किया कि अब राष्ट्रद्रोही को इस देश में रहने में शंका आने लगी। कश्मीर को ठीक कर दिया। जो कश्मीर में लोग जा नहीं सकते थे वहां सैलानियों की बाढ़ आ गई। खूब जा रहे हैं लोग। कितना कितना विकास औद्योगिक हुआ है। सौर ऊर्जा में विश्व की ताकत बन गया भारत। हर प्रकार से उद्योग में, इंडस्ट्री में, व्यापार में, हर में आगे बढ़ा। अब ठीक है, 2-4 आइटम जो विश्व के मार्केट पर निर्भर है उनके बात तो बढ़े। उसमें भी मोदी जी ने पिछले हफ्ते काफी टेक्नोलॉजी का प्रयास किया है। नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो सब कर दिया और जो नहीं हुआ वो करने वाले हैं। अब सिविल कोड की तैयारी होने वाली है। सिविल कोड भी बनेगा। जगह जगह ऐसे ऐसे निर्णय हुए हैं। अयोध्या मंदिर का जो समस्या हल नहीं होता वो हो गया। कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई टंटा, कोई विवाद नहीं हुआ। बड़े प्यार से अयोध्या का मंदिर बन रहा है। अभी जगह जगह हिंदुत्व का प्रचार, सनातन का प्रचार, धर्मनिरपेक्षता का प्रचार, यहाँ तक कि कांग्रेस ने धर्मनिरपेक्षता का ढोंग किया। मोदी ने उससे वास्तविक रूप दिया। मोदी ने कोई एंटी मुसलमान या एंटी रिलीजन किसी का काम नहीं किया। हर चुनाव जीता। 5 चुनाव में जीत गए मोदी जी। एक और नया जूनियर मोदी दे दिया यूपी को। मोदी ने क्या नहीं किया। अब लोग मोदी की आलोचना करते हैं तो उनके पास कोई दंगा नहीं है।
वो एक मारवाड़ी में कहा निकम्मा बढ़िया क्या करे कि इधर के तोले उधर धरे। वो स्थिति विपक्षी पार्टियों की है। कांग्रेस अब समाप्ति के दौर पर आ गई। मोदी ने कहा था मैं कांग्रेस मुक्त भारत कर दूंगा, 80% तो कर ही दिया है, 20% अगले चुनाव में हो जाएगा। कोई नेता नहीं बचा जो मोदी के सामने खड़ा हो सके। आज कांग्रेस में टूट फूट और भारतीय जनता पार्टी में लोगों के आने का प्रकट जारी है। वाह भाई मोदी, तुमने तो वो करके दिखा दिया जिसकी हमने कल्पना नहीं की थी। अभी सारे चुनावों के बाद कितने बड़े बड़े कांग्रेस के नेता मोदी जी में चले गए। जतिन प्रसाद चला गया, ज्योतिरादित्य चला गया, सुरजेवाला जाने की तैयारी में बैठा है। तो मुझे लगता है कि आगे जाकर के भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यों के बाद नो वैकेंसी का बोर्ड लगाना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी को लगाना पड़ेगा वेरी सॉरी, हमारे लोग भी हमारे साथ नहीं है, आप अंदर आकर के क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो। तो इसकी उपलब्धि का श्रेय किसको दूं? 8 साल को दूं, मोदी जी के 8 साल के परिश्रम को दूं, मोदी जी के 8 साल की कल्पना को दूं? तो क्या गलत है इसके अंदर? सारी पार्टियां मिल गई यूपी के अंदर, दुनिया भर की नौटंकी कर ली, क्या हुआ? पूर्ण बहुमत आ गया, 5 स्टेटों में पूर्ण बहुमत आ गया, आगे चुनाव में पूर्ण बहुमत आएगा। अरे राजस्थान जैसी स्टेट में तो कांग्रेस के 10-20 एमएलए आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात मानिए। मैं आपसे कहता हूँ मोदी जी का आकर्षण कमाल का है, मोदी जी के प्रति लोगों का झुकाव कमाल का है और मोदी जी को पसंद करते हैं लोग, इस बात में संदेह नहीं है। लोग मुझे कहते हैं आप जाके, मैं मिलता नहीं हूँ किसी से, मैं तो असलियत बताता हूँ, हकीकत बताता हूँ। हकीकत ये है कि देश के अंदर इतनी लोकप्रियता किसी व्यक्ति को आज तक प्राप्त नहीं हुई जितनी नरेंद्र मोदी को प्राप्त हुई है। आज नरेंद्र मोदी के नाम पर जनता खड़े होकर तालियां बजाकर स्वागत करती है। सामने कोई है ही नहीं, सामने शून्य है, सामने अंतरिक्ष तो है मगर वो अंतरिक्ष धरती का चुम्बन लेती हुई नहीं है, वो केवल अंतर दिखाती हुई अंतरिक्ष है। इसलिए 8 साल का आपने हिसाब पूछा, क्या रैंकिंग दूं, मेरी हैसियत क्या है? मोदी को नंबर देने की हमारी भी तो हैसियत होनी चाहिए, वो नहीं है। मगर मोदी को देख करके हमारी आंखों को जो 6x6 की आंखें भगवान ने दी है, उनके अंदर में साफ दिख रहा है देश कहां से कहां पहुंच गया, विश्व की ताकत बन गया भारत। आज चाहे लड़ाई कहीं भी हो, राय किसकी लेते हैं? नरेंद्र मोदी की। बड़े बड़े नेता किसको पूछते हैं? नरेंद्र मोदी को। अमेरिका रूस जैसे राष्ट्र किसको पूछते हैं? नरेंद्र मोदी को। चाइना जैसा राष्ट्र अपने भयभीत नजरों से देखता भारत की ओर, और पाकिस्तान की तो कोई हैसियत बची नहीं, कोई विसाखी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं 8 साल का मत हिसाब पूछो। तन में भी वो भारत आगे, मन में भी भारत आगे, धन में भी भारत आगे, शक्ति में भारत आगे, सौंदर्य में भारत आगे, उपलब्धि में भारत आगे, उद्योगों में भारत आगे, विकास में भारत आगे, बिजली में भारत आगे, पानी में भारत आगे, हर जगह भारत आगे ही आगे, और उन सबके आगे है नरेंद्र मोदी सबसे आगे। इसलिए आपने पूछा तो मैंने जवाब दे दिया। राइट, मैं कोई तो चापलूसी नहीं करता हूँ, नहीं ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं तो ठीक है। लेकिन आपकी इन बातों से जो निचोड़ सामने आ रहा है, जो कि हमारे व्यूअर्स को भी, देशवासियों को भी ये गौर करना चाहिए कि जो अंग्रेजीदा माहौल में पढ़कर राजनीति में आए हुए लोग थे उनमें, और ये जो भारतीय मूल्य परंपरा की, जो भारतीय सनातनी मूल्य परंपरा की जो एजुकेशन है, जिसको कि चाहे वो फॉर्मल एजुकेशन हो या नहीं हो, इसको लेकर कोई कई तरह की कंट्रोवर्सी लोग खड़ी करते हैं कि मोदी जी पढ़े लिखे हैं कि नहीं है। लेकिन जो संस्कारों का उनको शिक्षा मिली हुई है, जो भारतीय सनातनी संस्कारों की शिक्षा है, उसका नतीजा है कि आज विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी बन चुके हैं। और ये जो तथाकथित कैम्ब्रिज और हार्वर्ड से पढ़े हुए जो लोग थे, ये देश की उस मूल नब्ज को समझ ही नहीं पाए। इसीलिए संभवतः सनातन भारतीयता और राष्ट्रवाद, देशभक्ति, भारत माता, वंदे मातरम, देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, 24 तीर्थंकर, अरे भाई इन सबको समझने के लिए कोई MA LLB का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, संस्कार चाहिए, अंदर भावना चाहिए। चाय की दुकान से उठ करके और जो कि मंदिर तक अपनी जय जयकार करवा जो सारे गुण आपने गिनाए हैं, ये जो कांग्रेस मुक्त भारत का मसला है वो यहीं से खड़ा होता है कि कांग्रेस ये जो आपने बातें गिनाई है उसको छोड़ चुकी है और कांग्रेस अब अलग ही राग में चल रही है।
इसीलिए संभवतः देशवासी जो है वो कांग्रेस को सबक सिखाना चाहते हैं और कांग्रेस से चाहते हैं कि वो अपनी मूल परंपराओं पर आए और मूल जो भारतीय परंपरा 1942 से पहले कांग्रेस के पास थी उसको वो लेकर आए। लेकिन पिछले 3-4 दशकों से जिस तरह की कांग्रेस बनी है वो कांग्रेस राष्ट्र का जो मूल स्वरूप था उसको भूल गई और एंग्लो इंडियन टाइप का जो एक दृष्टिकोण है वो देने में लग गई थी। इसीलिए वो भारत की सुभाष जी, कांग्रेस तो पंडित कमलापति त्रिपाठी और जयनारायण व्यास को भी भूल गई। कांग्रेस तो सरदार पटेल और गुलजारीलाल नंदा को भूल गई। अरे एक झटका दिया है पंजाब में अभी एक स्वास्थ्य मंत्री ने पैसे खाने का टैप रिकॉर्ड देखकर भगवंत मान ने मिनिस्ट्री से किक करके उसको बाहर कर दिया और जेल जाना पड़ा उसको। कांग्रेस ने इतने वर्षों में कुछ किया ही नहीं। कितना भ्रष्टाचार लिया कांग्रेस में, क्या इसकी सीमा है? आज जिनके बड़े बड़े नाम आते हैं भ्रष्टाचारियों में, उनमें कांग्रेस के वर्तमान और पूर्व वरिष्ठ नेता है, मगर एक्शन नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी ने कभी भी ये नहीं कहा कि भ्रष्टाचार को संरक्षण मिले। उन्होंने रेप को सजाए मौत के बराबर समझा। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की वकालत की। नरेंद्र मोदी ने कभी बुरी काम का समर्थन नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने कभी अनाचार का समर्थन नहीं किया, कभी व्यभिचार का समर्थन नहीं किया, कभी धन लोलुपता का समर्थन नहीं किया, कभी परिवार पोषण का समर्थन नहीं किया। ये सारे अपराध कांग्रेस को जनता की नजर में गिना है मोदी ने। अब मोदी जी की बुराइयां करते हैं, चिंतन शिविर करते हैं, चिंता शिविर करते हैं। अरे 2-4 स्टेट और आगे तो चिंता शिविर हो जाएगा, मगर फिर भी नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के लोगों को प्रताड़ना का व्यवहार नहीं रखा, उन्हें सजा देने का व्यवहार नहीं रखा, उन्हें प्रताड़ित करने का व्यवहार नहीं रखा। क्या ये कम बात है? इसलिए नरेंद्र मोदी, मैं कोई आपकी प्रशंसा आपसे सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं कर रहा हूं, ये मेरी आत्मा की आवाज है। मैं 30 साल से आपका समर्थक रहा हूं, आगे भी हूं, पर मैं आधारभूत क्या है मेरा तर्क। मैं कोई तर्कहीन बात नहीं करता। मैं आपको तब से जानता हूं जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब भी मैंने आपका चरित्र देखा था। जिस नीतीश कुमार ने आपकी कड़ी से कड़ी आलोचना की, आपने उसको भी संरक्षण दे दिया। ये क्या आपकी मानता नहीं है? इसलिए जो लोग नरेंद्र मोदी की आलोचना 8 वर्ष के कार्यकाल की करते हैं, उनको चाहिए वो अपने आंखों का नजर का चश्मा पहन ले और खुले दिल से समझे। आज नरेंद्र मोदी को समझने के लिए एक अच्छे इंसान की जरूरत है, अच्छे राजभक्त की जरूरत है, अच्छे देशभक्त की जरूरत है। ठीक बात है। जब बात कांग्रेस की चली गई थी तो एक बात आपसे हम जानना चाहेंगे कि पीछे दिनों कांग्रेस की जो सर्वेसर्वा हैं सोनिया गांधी जी, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस ने नेताओं को, जो नेता हैं कांग्रेस के, उनको बहुत कुछ दिया है और अब वो नेता जो हैं वो निस्वार्थ भाव से त्याग करें। लेकिन लगता ऐसा है कि वो त्याग करने की बजाय नेता कांग्रेस का ही त्याग करके जा रहे हैं। उसमें आप सही कह रहे हो सुभाष जी। सोनिया गांधी ने कहा है कि त्याग करो, पीछे से आवाज है त्याग में भोग करो। क्या कर लोगे आप? कौन त्याग करेगा? कोई मुख्यमंत्री है जो पद छोड़ने को तैयार है? कोई बड़ा पदाधिकारी छोड़ना चाहता है क्या? अरे त्याग करने की बात तो बहुत दूर रही है। कांग्रेस को खत्म तो मत करो, कांग्रेस को अग्नि में मत डालो, कांग्रेस को भस्मीभूत मत करो, ये भी मानने को तैयार नहीं है। अब सोनिया जी क्या कह गए, थक जाइए आप, आपकी बात कोई मानने वाला नहीं है। 3-3 4-4 बार बुलाए पर लोग आपसे मिलने नहीं आते हैं। कपिल सिब्बल जैसा बुद्धिमान वकील आपको छोड़कर चला गया। जितेंद्र प्रसाद का लड़का नितिन चला गया और वो बलराम जाखड़ का लड़का चला गया, पोता चला गया। आप खुद सोचिए आपके कहने का असर क्या है। आपका कांग्रेस में प्रभाव शून्य हो गई हो और आपने कहा है बार बार कि कांग्रेस का आदमी त्याग करे। भूल जाइए, कोई त्याग करने को तैयार नहीं है। जो जहां बैठ गया फरीकों से चिपक गया, वो फरीकों हटाने के बाद भी उखड़ने को तैयार नहीं है। अब रहा सवाल लॉलीपॉप देने का, तो वो तो आपकी मास्टरी है, कांग्रेस की मास्टरी है। अयोग्य आदमियों को लॉलीपॉप दो, उनको राजी रखो, और ऐसा राजस्थान में हो रहा है, आप भी जानते हो। आएंगे राजस्थान पे, अभी आएंगे, जानता है, अभी आएंगे राजस्थान पे। आपसे इससे पहले एक जानकारी और चाहते हैं। जैसे कपिल सिब्बल का आपने नाम लिया है, हार्दिक पटेल गुजरात में जो इनकी बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा चेहरा था, वो भी कांग्रेस को छोड़ गया। लेकिन कपिल सिब्बल का जाना इंपॉर्टेंट इसलिए माना जा रहा है कि एक तो G23 में बहुत बड़ा चेहरा था कपिल सिब्बल का,
और कांग्रेस को जब भी कोई परेशानी आती थी कानूनी तौर पर, तो कपिल सिब्बल हमेशा आगे खड़े रखकर कांग्रेस की वकालत भी करते थे। लेकिन राज्यसभा चुनाव का ये जो मसला है, इसमें कपिल सिब्बल का जाना ये क्या संकेत देता है कि क्या कांग्रेस कपिल सिब्बल को एडजस्ट नहीं कर पाई, या कपिल सिब्बल के लिए राज्यसभा का चुनाव, राज्यसभा की सीट ज्यादा इंपॉर्टेंट थी? इसके ऊपर आए, लेकिन इसके साथ ही हम आपसे लगे हाथ ये भी पूछना चाहेंगे कि ये जो 15 राज्यों की 57 सीटों पर लगभग राज्यसभा का चुनाव तय है, और जून से अगस्त के बीच में सीटें खाली होंगी, 57 सीटें, और इसके ऊपर ये चुनाव होना है, तो आपको एक ओवरऑल क्या पिक्चर दिख रही है? दूसरी बात, राजस्थान में भी राज्यसभा चुनाव होना है, 4 सीटें राज्यसभा की राजस्थान से जानी है। अब इसमें 2 तो क्लियर कट राजस्थान से कांग्रेस को मिल जाएंगी, 1 बीजेपी को मिल जाएगी। 1 सीट के ऊपर थोड़ा सा गतिरोध है, और आपको भी पता है कि डूंगरपुर से जो एमएलए हैं गणेश घोगरा, बेगू एमएलए राजेंद्र बिधूड़ी, भरत सिंह, रामलाल मीणा मंत्री है, रमेश मीणा, विश्वेंद्र सिंह मंत्री हैं, ये सब जो हैं ये, और निर्दलीय विधायक भी सरकार की पकड़ में हैं, कांग्रेस की पकड़ में, या कि आपको इन नतीजों में भी कोई आश्चर्यजनक रिजल्ट दिखाई देता है? देखिए, कांग्रेस तो इसलिए लोगों का समर्थन प्राप्त कर लेगी कि कांग्रेस के पास अभी राजस्थान में सत्ता में देने के लिए बहुत कुछ है। कौन किसके साथ है? कोई किसी का विरोध कर रहा है, कोई किसी का कर रहा है। 2 सीटें तो क्लियर कट है, एक कांग्रेस बीजेपी की क्लियर कट है, 4थी सीट का झगड़ा है। अब 4थी सीट के अंदर अगर कांग्रेस गलत उम्मीदवार का चुनाव करने के बाद भी जीत जाती है तो भाजपा की असफलता कहा जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी किसी ऐसे आदमी को ले आती है जिसे निर्दलीय भी नापसंद करते हैं तो ये भाजपा की असफलता कहा जाएगा। इस चुनाव को मैं चुनाव ही नहीं मानता। कोई जीत जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राज्यसभा में जाने वाले आदमी कितना न्याय कर देते हैं, सेठों को करते हैं, उद्योगपतियों को करते हैं, किसको करते हैं, इसका पुराना इतिहास आपको पढ़ना पड़ेगा। ये मैं विषय पर चर्चा ही नहीं करना चाहता। कोई जीत जाए, क्या फर्क पड़ता है? जीत जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 4था उम्मीदवार खड़ा करके इस चतुष्कोणीय संघर्ष को रोचक बना देगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब जिन लोगों के आपने नाम गिनाए वे भी कांग्रेस के बहुत सॉलिड आदमी रहे हैं। राजेंद्र बिधूड़ी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, एक मेहनत का आदमी है, बाहर से आकर 2 चुनाव जीतता है। महाराजा विश्वेंद्र सिंह भरतपुर में कांग्रेस की जान और प्राण है। ऐसे लोगों की अवहेलना करना और उनको न मानना, ये तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़े दुर्भाग्य का आज सूचक है। आगे और भी बड़े दुर्भाग्य का सूचक होगा, ये मैं जानता हूं। राइट। तो 10 जून को ये राज्यसभा के जो नतीजे हैं ये आ जाएंगे, और इसके बाद जिस तरह की राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं उसमें क्या लगता है आपको, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो गतिरोध चल रहा है, क्या 10 जून के बाद में वो बढ़ेगा, या कि सचिन पायलट की जो अभी स्थिति है वही रहेगी? क्या लगता है आपको, किस तरह का परिवर्तन देख रहे हैं? देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, जहां तक जनता का सवाल है, लोकप्रियता के अंदर तो सचिन और अशोक गहलोत का कंपटीशन हो ही नहीं सकता। जहां तक दिल्ली का प्रश्न है, सोनिया के आशीर्वाद का प्रश्न है, वह अशोक गहलोत का सचिन से कंपटीशन हो ही नहीं सकता। एक राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर बंधे हुए खूंटे से सत्ता पर काबिज है, दूसरा जनता के दिल में विराजमान है, वो जनता की तालियों पर काबिज है। इसलिए इनकी तुलना की नहीं जा सकती। सचिन पायलट में शराफत है। आज सचिन पायलट खड़े होकर के ये कहते, सोनिया जी मुझे अब कांग्रेस में इंटरेस्ट नहीं, आप लड़ाइए चुनाव, तो कांग्रेस की क्या स्थिति होगी? 15 सीट, 20 सीट, 25 सीट, 30 सीट। लेकिन सचिन ऐसा नहीं कर रहा है, ये उसकी शराफत है, ये उसका कैरेक्टर है। मैं इसकी प्रशंसा करना चाहता हूं। सचिन पायलट लॉलीपॉप चूस करके भी और गुलाब जामुन का मजा ले रहा है, ये भी उसकी शराफत है। सचिन पायलट बिना कुछ प्राप्त किए अपनी निष्ठा बनाए रख रहा है, ये उसकी तारीफ है। अशोक गहलोत किसी भी कीमत पर सोनिया जी का आशीर्वाद अपने पर बनाए रखते हैं, ये उनकी तारीफ है। अलग अलग लोगों के अलग अलग मायने, अलग अलग लोगों की अलग अलग उपलब्धि, अलग अलग लोगों का अलग अलग कार्य और पार्टी की सेवा है, इसके बारे में कोई क्यों कमेंट करेगा? मैं इतना जानता हूं कि सचिन पायलट अगर आज ये कह दे कि मैं तो सोनिया जी राजस्थान कांग्रेस से अलग होना चाहता हूं, तो कांग्रेस में क्या बचेगा? आप मुझे बताइए तो सही, कुछ बचेगा क्या पीछे? इसलिए ऐसी बात न करने में मैं सचिन पायलट को क्रेडिट देता हूं। His loyalty is super, his affection and attachment to party is super। ऐसे में अशोक गहलोत को
पर्दा न करते हुए उन्हें गले से लगाकर अपने साथ चलना चाहिए। ये उनका कर्तव्य है। किस बात का कंपटीशन है? आप रह चुके हो और ले जाओ, थोड़े दिन क्या फर्क पड़ जाएगा, साल डेढ़ साल ये भी निकल जाएगा, मिलेगा क्या? आज सचिन पायलट की कोई आलोचना करता है, मैं उस कांग्रेसी को कांग्रेस का खुददार मानने को तैयार नहीं हूं। अब रहा सवाल अलग पार्टियों के अलग अलग है, भाजपा में भी ऐसे नाम आ रहे हैं, समझे खुददारों की जगह खुददारों को टिकट की रिकमेंडेशन हो रही है। हर पार्टी का पतन हो रहा है, इस बात का मुझे दुख है, मगर हम कर क्या सकते हैं? आप और हम कमेंट कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, मैथमेटिक्स कर सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं, मगर निर्णय तो नहीं कर सकते। जब तक आप और हमारे जैसे आदमियों के हाथ में निर्णय की क्षमता नहीं आएगी, तब तक ये अनिर्णय का बाजार गरबा गर्मी में चलता रहेगा, पार्टियां बर्बाद होती रहेगी, पार्टियों का नेतृत्व रोता रहेगा, परिवारवाद पनपता रहेगा, मित्रवाद चलता रहेगा, पक्षपात फलेगा फूलेगा और सर्वनाश की ओर पार्टियां जाएगी। और अंत में मोदी का सपना जो 8 साल बाद पूरा हो रहा है, उन्होंने कहा था मैं भारत को कांग्रेस मुक्त कर दूंगा, वो 100% पूरा होगा। पहले मैंने आपसे टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप मांगा था, कांग्रेस ढूंढने के लिए उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ही नहीं, जो जी है ही नहीं तो कहां ढूंढोगे आप? कांग्रेस कहीं नहीं रहेगी, कांग्रेस अंत में जा रही है। अब रहा सवाल छोटी मोटी पार्टियां, उनको मैं कोई अपन इस बार डिस्कशन में नहीं लाएंगे, फिर कभी करेंगे। ऐसी परिस्थिति के अंदर आप 8 साल की मोदी की उपलब्धि से आरंभ हुए और कांग्रेस के पतन तक आप सारे प्रश्न पूछ गए। सुभाष जी आप खुद बताइए, कांग्रेस का ये हाल क्या इससे और ज्यादा बुरा होगा? क्या इससे भी गत में जाएगी कांग्रेस? है कोई आपके पास जवाब? हो तो मुझे भी आप एनलाइटन कर सकते हो, क्योंकि आपकी पॉलिटिकल नॉलेज भी किसी पत्रकार से ज्यादा है। आप और कांग्रेस स्वयं जानती है, कांग्रेस के भी जो लोग, कांग्रेस को जानने वाले जो लोग हैं, जो कांग्रेस की राजनीति करते हैं, वो भी अंतर्मन में ये जानते हैं कि कांग्रेस अपने मूल विचार से हट गई है और अब जिस तरह की राजनीति कांग्रेस कर रही है, वो राजनीति देश में कभी भी स्वीकार नहीं होगी, वो अस्वीकार्य होने लायक है। कांग्रेस को खुद को इस बारे में सोचना पड़ेगा, जो कि उनके जो गढ़ में बैठे हुए लोग हैं, जो उनके जिनको आलाकमान कहा जाता है, उनको ये निर्णय लेना पड़ेगा, कांग्रेस के कार्यकर्ता के हाथ में नहीं है। और ये जो मुख्यमंत्री वगैरह लोग हैं या कोई राज्यसभा के एमपी वगैरह, इनके हाथ में कुछ नहीं है बेचारों के। ये तो वहां से जो जिस तरह के डायरेक्शंस आते हैं उनके ऊपर गाल बजाना शुरू कर देते हैं, बिना ये जाने कि इस मुद्दे में कितना दम है। डायरेक्शन आया, ट्वीट आया और ट्वीट के ऊपर फिर वो सारा ताना बाना बुन के और ये सामने आ जाते हैं, इनको अंदर से पता ही नहीं है। आपने बहुत बड़ी बात कह दी, कहते मतलब आप ये कहना चाहते हो कि ये जो बेचारे हैं, जो बेचारा शब्द आपने कहा, ये बेचारे सोनिया जी को राय देने की स्थिति में नहीं है। तो इससे ज्यादा क्या बेचारी होगी? नहीं है, बिल्कुल नहीं। बेचारी का अंत है। अरे आप सारे चीफ मिनिस्टर लेवल के लोग जो हो अंदर जाकर के कहो सोनिया जी ये पॉलिसी रॉन्ग है, इसका रिजल्ट रॉन्ग आएगा, इससे जनता दूर जाएगी, इससे जनता बिगड़ जाएगी, इससे सनातन नाराज हो जाएंगे, इससे बहुमत, कहते क्यों नहीं हो? पर जो कहने की हिम्मत ही नहीं है, तो फिर तो सुनना ही पड़ेगा ना, फिर तो आदेश मानना ही पड़ेगा ना। फिर आप परिवार को दोष मत दीजिए, फिर आप किसी को दोष मत दीजिए, अपनी कायरता को दोष दीजिए, अपनी न कहने की अक्षमता को दोष दीजिए, अपनी बर्दाश्त करने की क्षमता को दोष दीजिए। और जब कोई आदमी ये कहने लगता है कि मैं तो मरूंगा तब भी आपके साथ आपका दास बन के रहूंगा, तो उसे कहने का हक भी नहीं मिलता है। कहने का हक के लिए विद्रोह की भाषा चाहिए, कहने के लिए हिम्मत की भाषा चाहिए, कहने के लिए ताकत चाहिए, सुनाने के लिए गीत चाहिए, गुंजन चाहिए, भाव चाहिए, भाषा चाहिए। आप मैं कहता हूँ मैं कांग्रेस में की था ना, मुझे कांग्रेस ने नोटिस दिया तो मैंने जवाब देगा, क्या नोटिस देना है, हटा दो, क्या फर्क पड़ता है। मैं भी ऑल इंडिया का सेक्रेटरी था, छोटे मोटे पद पर नहीं था। उस वक्त मैंने 8 मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के केस बनाए नहीं, लेकिन तो उस वक्त कांग्रेस चतुर्वेदी का टेलीफोन आया कि आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं प्रभारी हूँ स्टेट का, मैं तो करूंगा, आपकी क्षमता है तो मेरा फैसला बदल देना, मुझे इसमें ऐतराज नहीं है। ये बात कहने की ताकत कांग्रेसियों को पैदा करनी पड़ेगी, है ही नहीं। लेकिन वो माहौल बदल गया, अब बदल गया, अब परिवार तो परिवार है, अब बदल गया वो माहौल। पहले जहां आप जिस इरा की बात कर रहे हैं, वहां में कांग्रेस में आज में बहुत रात दिन का फर्क है। और अब जो बात, अब वो जो भी हो गया वो तो जनता देख ही रही है, और जिस तरह से जनता रिएक्ट करती है वोट देने में, तो वो पता लग ही रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात दिख रही है वो ये दिख रही है कि एक रिलीजियस जो हैट्रिड है,
वो इसमें सबसे ज्यादा काम कर रही है, जिसको कि कांग्रेस का आम कार्यकर्ता नहीं समझ पा रहा है। वो बेचारा देख रहा है कि भाई हो क्या रहा है। ये रिलीजियस हैट्रिड है, जिसको लेकर यहां का जो मूल जनमानस है, जिसके जो मूल चिंतन परंपरा है, उससे कांग्रेस कहीं ना कहीं हटती जा रही है और वो उस पर कहीं भी आना नहीं चाह रही है। ये इसका जो सबसे 100% सच बोल रहे हो सुभाष जी। धर्मनिरपेक्षता की भी डिग्री है। जब आप किसी एक जाति के प्रति धर्मनिरपेक्षता से प्यार और मोहब्बत की बात करते हो तो लोगों को बात पसंद आती है, पर जब वो एक्सप्लॉइटेशन सीमा पर चला जाता तब विद्रोह होता है। संतुलन करना चाहिए। आप संतुलन नहीं करोगे, असंतुलन हो जाएगा। असंतुलन होगा तो विद्रोह की भूमि से हो जाएगी। जगह जगह दंगे होते हैं, विरोध होता है, जरूरत नहीं है इसकी। आज इस देश में किसी ने ये नहीं कहा कि अल्पसंख्यक इस देश के नागरिक नहीं है। सब कहते हैं उन्हें भी देश का पूरा अधिकार है, पर आप उस बात को एग्रीवेट करने के लिए, उन्हीं को उकसाने के लिए उल्टे उल्टे तर्क देकर के आप भड़काने का धंधा करते हो, इसलिए उसका गलत नतीजा आता है। ये बंद हो जाना चाहिए। सारे पार्टियों को मिलकर के सम्मानजनक धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार करना चाहिए। वन साइडेड धर्मनिरपेक्षता नहीं होनी चाहिए। यह बात कांग्रेस के समझ में नहीं आ रही है, ये सोनिया जी के समझ में नहीं आ रही है, ये राहुल के समझ में नहीं आ रही है, ये प्रियंका के समझ में नहीं आ रही है, ये अशोक गहलोत तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रही है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये तो सुभाष जी आप और उन्हें आम जनता ही तय करेगी। नहीं, ठीक बात है। और हमारा काम, जैसा आपने कहा कि हम निर्णय नहीं ले सकते, लेकिन हमारा काम आवाज देने का काम है। आवाज हम दे सकते हैं, पूरी आवाज देना चाहिए। आप भी दे रहा हूं, मैं भी दे रहा हूं। आवाज देना चाहिए। हमको ये अधिकार मिला हुआ है, ईश्वर ने अधिकार दिया है। इस दुनिया में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति वो है जो गूंगा है, जो बोल नहीं सकता है। लंगड़ा, लूला, अंधा कोई हो, वो दुखी नहीं है, बहरा भी दुखी नहीं है। गूंगा बोल नहीं सकता जो, वो सर्वाधिक दुखी है। मन की बात कह ही नहीं सकता। और इसलिए होता है ना, वो बहरा भी होता है। गूंगा अकेला कभी नहीं होता है, गूंगा होने वाला बहरा भी होता है। और बहरा और गूंगे के हाथ में जब देश चला जाता है तो भी देश का पतन हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। और जब कॉन्सेप्ट काफिर का और हिदन का हो और नफरतों का बाजार ज्यादा गर्म हो और बैठे हुए जो बड़े नेता हैं वो इसी परिधि के अंदर रहते हो, तो फिर कांग्रेस का भला नहीं हो सकता। ये कांग्रेसियों को सोचना पड़ेगा। अब चलते चलते ऐसी कोई बात जो हम आपसे न पूछ पाए हो वो आप और कह लीजिए, प्रोग्राम कंक्लूड करेंगे। देखिए, हमें एक ही बात कहना चाहता हूं। कांग्रेस के अंदर इन दिनों जो बात उठ रही है, कुछ एमएलए उठा रहे हैं। राजेंद्र विदुर ने भी एक बात उठाई है, अन्य विधायकों ने उठाई है। मैं कहता हूं ये भावना कांग्रेस में प्रबल होनी चाहिए और ऐसे विचार अधिकांश कांग्रेस विधायकों के होने चाहिए कि वो सही बात कहने के लिए केवल आला कमान की ओर देखना बंद करके आम जनता की ओर देखना शुरू करें, तब जाके कांग्रेस का पतन रुकेगा। अन्यथा पतन तो अंत तक हो ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। धन्यवाद सुभाष। राइट, नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और कांग्रेस के आम कार्यकर्ता से लगाकर बड़े नेताओं तक ये सोचना चाहिए आजकल हो क्या रहा है। आजकल आप देखिए जरा कि अखंड भारत की बात करना, सनातनी कल्चर की बात करना, सनातनी वैल्यू सिस्टम की बात करना, या कि वंदे मातरम ही मान लीजिए कोई बात कह दी किसी ने कि वंदे मातरम, ये आप देखिए इसके पीछे ही कांग्रेस ठप्पा लगा देती है कि ये तो संघी है, ये भाजपा ही है। ये किस तरह का नैरेटिव बनता जा रहा है। भारत में रहने वाला व्यक्ति यदि भारतीयता की बात नहीं करेगा, अपने राष्ट्र की बात नहीं करेगा, अपने राष्ट्र की गौरव की अस्मिता की बात नहीं करेगा, तो क्या करेगा। लेकिन कांग्रेस के जो आम लोग हैं वो भी आजकल उसी पैटर्न पर आ गए हैं और वो इमीडिएटली आपको बीजेपी का और संघ का कहना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, आपका नारा था ना ये तो देश आजाद कराते टाइम कि हम भारतीयता को लाएंगे, स्वराज लाएंगे, संस्कृति को बढ़ाएंगे, संस्कृत को बढ़ावा देंगे। बिल्कुल बढ़ाएंगे, बढ़ाना कर्तव्य हमारा। ये चिल्लाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। बार बार संघ का नाम लेके कहां तक अपने पापों से मुक्त होंगे? बार बार आरएसएस का नाम लेके कहां तक अपने पापों से मुक्त होंगे? आप बताइए मुझे। गलती खुद की, निर्णय खुद के गलत। आदेश, वंदे मातरम, भारत माता, कितने गर्व के शब्द हैं। इन शब्दों के प्रति सम्मान व्यक्त करो। इन शब्दों का श्रेय किसी को देकर के अपने शत्रुओं को मजबूत मत करो। यही राय कांग्रेस को देनी, जो आपने भी दी है और मैं भी दे रहा हूं। राइट, तो आपने जाना सुना। हमारे साथ जुड़े हुए थे चंद्रराज सिंह भी, राजनीति के चाणक्य, पूर्व मंत्री, राजनीति में लगभग 6 दशक का अनुभव
चंद्रराज जी को है और ये अनुभव उनकी बातों से छन छन कर आता है। जिस तरह का माहौल है उसके ऊपर कमेंट्री जो है उनकी वो समझने लायक है, बिटवीन द लाइंस पढ़ने की बात है। तो चंद्रराज सिंह भी आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। तो आपके कारण हमें इतनी कड़वी बात लोगों को सुनाने का मौका मिलता है। तो ये था हमारा कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल, जो हम आपके समक्ष लेकर आते हैं। राजनीति के अंदर चल रही जो उठापटक है, जो सियासी शतरंज है और जो चाल और बिसात है, वो सब आपके समक्ष हम रखते हैं। बाकी जो बिटवीन द लाइंस मैसेज है वो आप स्वयं भी निकाला कीजिए और राजनीति के प्रति थोड़ा जागरूक रहिए, क्योंकि राजनीति, आप चाहे राजनीति को कुछ भी समझें, लेकिन राजनीति आपको बहुत कुछ समझाती है। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम। आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।